चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स में पंजाब में जो पहली न्यूज आई है वो है आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना। ठीक है, तो सबसे पहले जो तो आयुष्मान भारत स्कीम है ये लगभग 1.5-2 साल पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और इसके अंदर ये एक तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, और इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं कि किन को इस इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो मिनिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोला है कि ये एक स्कीम है, आयुष्मान भारत है, और इसके अंदर इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा अगर आपको सेकेंडरी या फिर टर्शरी हेल्थ केयर में आपको इंश्योरेंस मिलेगा। जो भी आपका सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर में जो भी आपका खर्चा होगा वो जो गवर्नमेंट है आपको 5 लाख तक का जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। इसमें जो भी खर्चा होगा, जो आपको ऑब्वियसली जब आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस के लिए आपको क्या पे करना पड़ता है, आपको इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। और इंश्योरेंस की जो प्रीमियम का खर्चा है दैट विल बी डिवाइडेड 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड जो 3 हिली स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पे जो 90% खर्चा है वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो खर्चा है प्रीमियम का वो स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। इंडिया में क्या है, लोगों का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस जो है आपका हेल्थ केयर से रिगार्डिंग वो बहुत ज्यादा हाई है। तो फिर उससे क्या होता है कि लोग थोड़ा सा बीमारी में जाते हैं तो फिर दे गेट वेरी पुअर, धीरे धीरे राइज करने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन जैसे ही हेल्थ पे कोई भी खर्चा होता है यू गेट बैक बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो फिर वो जो कम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है। आपको जाना है इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में, एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स होएगी, उसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, कि अगर आप बीमार होते हो तो यू गो टू दीज हॉस्पिटल्स, जो भी आपका खर्चा होगा दैट विल बी गिवन टू दी हॉस्पिटल बाय द गवर्नमेंट। आपको कोई खर्चा नहीं देना है, आपको एक पैसा अपनी जेब से निकाल के नहीं देना है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर के लिए एंड जो भी खर्चा होगा 5 लाख तक का वो सारा जो है गवर्नमेंट आगे हॉस्पिटल को पे करेगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। पहले इंश्योरेंसेज में क्या होता था कि आपको कोई बीमारी है अगर इंश्योरेंस कराने से पहले तो वो फिर कवर नहीं होती थी, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। लेकिन इसमें पहले कोई बीमारी है इंश्योरेंस से पहले या उसके बाद में सब कुछ जो है इसमें कवर किया जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर से रिलेटेड। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो लिस्ट प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की तरफ से, सारे पब्लिक एंड कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं जिसमें आप जाके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। तो जो अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या बोला, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, अलग अलग तरीके की डेप्रिवेशन है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, उसके बेसिस पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेट के ऊपर है कि वो इस स्कीम को अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो पंजाब ने जो है उसके लिए आयुष्मान भारत अडॉप्ट की है और अपना इनका जो वर्जन है वो है आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे आपने लोगों को लेना है, तो उस हिसाब से कितने लोग बनते थे इंडिया, जो हमारा पंजाब है, हमारे पास बेनिफिशियरीज बनते थे 14.86 लाख SCCC बेनिफिशियरी फैमिलीज बनते थे, यानी कि जिसका खर्चा जो है वो 60 to 40% रेशो में डिवाइड होगा। लेकिन अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कुछ और लोगों को भी इसका बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि फार्मर्स को, कुछ जर्नलिस्ट को, कुछ और इन्होंने डेप्रिवेशंस के क्राइटेरिया निकाले हैं। उनके बेसिस पे अब हम कितने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, 31.03 लाख बेनिफिशरीज और को हम इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर लेके आ रहे हैं। तो 31 लाख वो हो गए जो इन 14.86 लाख के अलावा हैं। ये 14-15 लाख कौन है, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस के अकॉर्डिंगली डिप्राइव्ड है। लेकिन ये जो 31 लाख है ये स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से आइडेंटिफाई किए हैं, तो फिर इसका खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो यही बोला कि SCCC वालों को ही वो जो है उसमें 60-40 के रेशो में खर्चा डिवाइड होगा। लेकिन अब जो 31 लाख है इसका टोटल जो खर्चा है वो पूरा का पूरा जो पंजाब गवर्नमेंट है वही उठाएगी।
ठीक है। इसमें भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं जिनके जिनके अंडर आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। कोई भी आपका सेकेंडरी टर्शरी कोई बीमारी है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी सेकेंडरी टर्शरी केयर का खर्चा है, वो आपका जो पूरा है इस स्कीम के अंडर कवर होगा। तो जो हमारी सरबत सेहत बीमा योजना है, ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत के अंडर। ठीक है, इस थोड़े ज्यादा बेनिफिशियरीज हमने इसके अंडर हम लेके आए हैं। कोई भी खर्चा है, जो सारा खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। अब इसमें क्या है, कोर फीचर्स और क्या हैं इसके। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको कोई खर्चा नहीं पे करना है, आपको एक कार्ड बन जाएगा आपका, आपको उसी पे जो है आपका खर्चा होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल सब कुछ हैं। आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन का 3 दिन का खर्चा एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 15 दिन का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट इसके अंदर उठाएगी। अब ये जो आप टेबल देख रहे हो बेनिफिशियरी के स्टैटिस्टिक्स, पंजाब में 61 लाख जो लोग हैं वो इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर होंगे। 14.86 लाख कौन से हैं, जो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60% खर्चा देगी, क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। उसके अलावा एनएफएसए राशन कार्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्मॉल ट्रेडर, जे फॉर्म होल्डर फार्मर्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, एक्रेडिटेड एंड येलो कार्ड जर्नलिस्ट, ये गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने क्राइटेरिया निकाला है कि इन लोगों को भी हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इनका जो पूरा का पूरा खर्चा है ये स्टेट गवर्नमेंट, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रीमियम में बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आयुष्मान भारत स्कीम। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं मैटर नहीं करता, कि कितना फैमिली का साइज है बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर आप इस स्कीम के अंडर कवर हो रहे हैं तो आपका सारा 5 लाख तक का जो खर्चा है पर ईयर वो इस स्कीम के अंडर कवर होगा। आपको प्रीमियम भी पे नहीं करना है, मतलब बिल्कुल मुफ्त स्कीम है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो आयुष्मान भारत है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है। ओके, अगला जो है आपके पास वो है पंजाब पुलिस इज इंडियाज फर्स्ट फोर्स टू रिक्रूट सिविलियन एक्सपर्ट्स फॉर कटिंग एज इन्वेस्टिगेशंस। अब पंजाब जो पुलिस है वो इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जो सिविलियंस जो हैं लेकिन वो अपने डोमेन में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि आईटी, डिजिटल, लीगल, फोरेंसिक्स, फाइनेंस। इसमें जो एकदम हाई इंफॉर्मेशन है, जिनको जो एक्सपर्ट्स हैं अपने डोमेन में, उनको इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस में हेल्प करने के लिए रिक्रूट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम है इंडिया में कि किसी स्टेट ने सिविलियंस जो हैं एक्सपर्ट्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, 798 एक्सपर्ट्स जो हैं सिविलियन सपोर्ट स्टाफ की टीम बनाई जाएगी फॉर द पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, जो पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है इट वाज सेट अप इन 2015। अब पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करता क्या है, ये लीगल एंड फोरेंसिक सपोर्ट स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई भी हीनियस या सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं वहां पे प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टाइम बाउंड मैनर में जो है ये इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करता है। जो पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये 5 टाइप के सीरियस क्रिमिनल केसेस जो हैं, जैसे कि होमिसाइड एंड फोरेंसिक यूनिट है इनका, एक वुमेन एंड चिल्ड्रन का यूनिट है, नार्कोटिक ड्रग्स का यूनिट है, एक स्पेशल क्राइम यूनिट है और एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड साइबर क्राइम यूनिट है। तो ये 5 यूनिट है जहां पे हमें प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है। तो वहां पे हमें एक्सपर्ट स्टाफ भी चाहिए। तो एक तो प्रोसीजर है जैसे अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो ऑलरेडी सिविलियन एक्सपर्ट्स हैं उन्हें डायरेक्टली हायर किया जाएगा यहाँ पे। ओके, अब ये करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो हमारी पुलिस है, आप जब गवर्नेंस पढ़ते हैं चाहे यूपीएससी के लिए चाहे आप पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, तो वहां पे क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम जो है उसकी बात की जाती है। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम है उसमें मेजर कंपोनेंट है पुलिस का। पुलिस में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुलिस जो है माना जाता है कि एक तो वो साइंटिफिक तरीके से जो है बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। देयर वाज अ तलवार मर्डर केस दिल्ली का,
वहां पे ये बोला जाता है कि द मेजर रीजन द केस वाज नॉट सॉल्व्ड प्रॉपरली, क्योंकि पुलिस ने जो है आके एविडेंस अच्छे से कलेक्ट नहीं किया था। तो साइंटिफिक तरीके से एविडेंस नहीं कलेक्ट किया जाता, इवन जो बेसिक्स हैं जैसे कि एरिया को सील करना, वैसी तक जो चीजें हैं वो पुलिस नहीं कर पाती है कई बार, ठीक है। तो फिर बाकी डीएनए टेस्टिंग करना, फिंगरप्रिंटिंग करना, ये सब चीजें नहीं है। प्लस एक बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का विंग जो है वो पुलिस का अलग होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव विंग जो है अलग होना चाहिए। तो ऐसे हमने कितनी कमेटीज बिठाई हैं, कितने केसेस हुए हैं जहां पे पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है कि पुलिस की स्ट्रेंथ कम है, जितने पुलिस वाले पर लाख पॉपुलेशन होने चाहिए उतने हमारे पास नहीं है। तो हमें और ज्यादा जो है रिक्रूटमेंट की जरूरत है, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और उनकी जो शिफ्ट्स हैं, जितने घंटे वो काम करते हैं, उन्हें भी हमें रेगुलराइज करने की जरूरत है। तो ये सारे जो बहुत सारे मेजर रिकमेंडेशंस हैं, ये प्रकाश सिंह वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसका एक केस हुआ था, जिसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो हमारी पुलिस है उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी फंक्शनिंग। तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन जो है कि कैसे हमें एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, लॉ एंड ऑर्डर और एफिशिएंसी की, उसको जो है ये एक तरीके से फुलफिल करता है कि अगर हम एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इट इज इन लाइन विद द प्रकाश सिंह केस। तो प्रकाश सिंह केस किसके रिलेटेड है? ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। आपको सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश सिंह वर्सेस जो स्टेट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो ये जो स्टेप है इट इज इन लाइन विद दैट ओनली, जो हम बाहर से सिविलियन एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे फॉर द पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी काफी न्यूज में रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि कुछ स्पेशल जो हीनियस और सीरियस क्राइम्स हैं उसके लिए हमने 2015 में इसको फॉर्म किया था, जो ये 5 टाइप्स ऑफ क्राइम्स को कवर करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 14 to 15% ऑफ द स्टेट्स टोटल क्राइम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बॉडी है पंजाब में, ठीक है। अगला हमारे पास जो है, आपने ये सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, एक सेकेंड, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये एक नया वैक्सीन आया है, इंडिया ने फर्स्ट टाइम मतलब इंडिजीनियसली हमने ये न्यूमोकॉकल पॉलीसैचराइड करके एक जो वैक्सीन है वो हमने डेवलप की है। किसने डेवलप की है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम नंबर ऑफ डोजेस के अकॉर्डिंग जाएं तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन की डोजेस है वो प्रोड्यूस करती है ओवरऑल। तो सीरम इंस्टीट्यूट इसका ये जो फैक्ट है आपको याद रखना है। इन्होंने ही अब जो है सबसे पहले इंडिया में इंडिजिनसली निमोनिया के लिए जो है एक वैक्सीन लेके आए हैं, ठीक है। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये वाली, ये हमारा 2018 का डेटा है। इंडिया को एक डूबियस डिस्टिंक्शन मिला था कि दुनिया में सबसे ज्यादा निमोनिया एंड डायरिया का जो बर्डन है अंडर 5 एज के जो चिल्ड्रन हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में है, मोर देन नाइजीरिया, मोर देन कॉन्गो एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन था निमोनिया एंड डायरिया का, ठीक है। तो हमारे फिर इसके कारण जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है दैट वाज वेरी हाई। तो फिर उसको फाइट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम इसके लिए इंडिजीनियसली हमने एक वैक्सीन प्रोड्यूस की है। इंडिजीनियसली करते हैं तो फिर उसका जो कॉस्ट है वो भी हमें कम पड़ता है, क्योंकि हमें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती, हमें प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता। तो इसकी जो परमिशन है ये हमारे ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया है, उन्होंने प्रोवाइड की है। जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर एंड जर्नल ऑफ इंडिया जो है, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, इन्होंने परमिशन दी है इसको अब जो है हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। हमारे पास एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इंद्रधनुष मिशन है हमारे पास, जिसके अंडर हम जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। तो उसमें एक वैक्सीन जो है अब हम ये वाला ऐड करने वाले हैं अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे हमने वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की हो। तो PCV जो ये हमने वैक्सीन लेके आए हैं, ये न्यूमोकॉकल डिजीज जो है जिसे हम नॉर्मली निमोनिया की तरह रेफर करते हैं, तो उससे रिलेटेड है। न्यूमोकॉकल डिजीज रेफर्स टू एनी इलनेस कॉज्ड बाय न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया, ठीक है। तो
अब हमें इसमें निमोनिया के बारे में देखना है कि जो निमोनिया है वो होता क्या है। इट इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। तो आपको अगर पूछे कि निमोनिया जो है वो कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, वो लंग्स को डैमेज करता है। एंड आप देखेंगे बच्चे जो हैं उन्हें बहुत ज्यादा निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, द वेरी यंग वंस, क्योंकि ये जो उन्हें अटैक करता है जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको, ये हमने वैक्सीन किसके लिए डेवलप की है, बैक्टीरिया के खिलाफ, कि आपको अगर इस बैक्टीरिया से, न्यूमोकॉकल जो बैक्टीरिया है उससे अगर आपको निमोनिया होता है तो फिर ये वैक्सीन उसे फाइट करेगी। लेकिन द फैक्ट इज जो निमोनिया है इसका कोई सिंगल कॉज नहीं है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है और फंगस से भी हो सकता है जो एयर में होता है। ठीक है, और इसमें जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, जिनका वीक बॉडी होता है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। एंड निमोनिया एक तो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। कफिंग एंड स्नीजिंग से जो है ये फैलता है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप वैक्सीनेशन जो हैं वो प्रोवाइड कीजिए बच्चों को। ठीक है, तो यही उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन आर वैक्सीन अगेंस्ट द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया। तो ये अगर इस बैक्टीरिया से अगर आपको निमोनिया हुआ है तो फिर जो बच्चा है उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए हमने ये वैक्सीन लेके आए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम दी चाबहार रेल प्रोजेक्ट। इंडिया को जो है वो चाबहार रेल प्रोजेक्ट से जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। सबसे पहले चाबहार प्रोजेक्ट जो है, चाबहार पोर्ट है यहाँ पे ईरान के अंदर। ठीक है, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे इंडिया का ये तो एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, यहाँ पे इंडिया का कांडला पोर्ट भी आता है गुजरात में। ठीक है, तो अब इशू क्या था, हमें पाकिस्तान ने यहाँ पे चाइना की मदद से सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उनके पास गवादर पोर्ट है। तो ये जो गल्फ ऑफ ओमान है इसका इजी एक्सेस किसको मिल रहा है, चाइना को। आराम से वो ये वाला पोर्ट यूज करते हैं और ये पूरा एरिया एक्सेस कर लेते हैं। अब इंडिया एंड पाकिस्तान डोंट हैव वेरी फ्रेंडली रिलेशंस। तो इंडिया जो है, पहली बात तो इंडिया को ये ऑब्जेक्शन है कि ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, ये कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें से सीपैक जो इनका प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना का वो निकल के जाता है। तो इंडिया को पहली बात तो कि इंडिया की जो धरती है उससे कैसे आप उसकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है कि आप वहां से उसकी परमिशन के बिना एक प्रोजेक्ट लाइन आपने बिछा दिया है। ठीक है, और फिर इंडिया को एक्सेस भी नहीं मिल पाता है यहाँ से अफगानिस्तान का, क्योंकि ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है। और इंडिया को अगर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करना है, प्लस ऊपर सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, आगे जाके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह है, तो उसका एक्सेस इंडिया को नहीं मिल पाता है। अगर इंडिया का पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन होता तो इंडिया यहाँ से सीधा अफगानिस्तान पहुंच जाता और यहाँ से आगे तुर्कमेनिस्तान और फर्दर कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर पाता। लेकिन अब इंडिया यहाँ से तो जा नहीं सकता क्योंकि अच्छे रिलेशन नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो यहाँ से इंडिया का जो है डेवलपमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब इंडिया अगर यहां से ये वाला रूट अगर अपनाता है तो इट इज इजी टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज। तो इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर यहाँ पे चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, जो कि गवादर पोर्ट पाकिस्तान से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इंडिया का ईरान के साथ रिलेशन इंप्रूव हुआ, इंडिया को अफगानिस्तान का एक्सेस मिल गया और इंडिया को फर्दर और जो कंट्रीज हैं उनका भी एक्सेस मिल गया था। तो इंडिया और ईरान ने मिलकर चाबहार जो है पोर्ट डेवलप किया था। अब साथ में हमें चाबहार रेल प्रोजेक्ट भी जो है वो भी डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो एक आपको ये पॉइंट याद रखना है कि चाबहार जो पोर्ट है इसके दो पार्ट्स हैं, एक का नाम है शहीद बेहेश्ती और एक का नाम है शहीद कलंतरी। तो ये अगर आपको टर्म पूछे जाते हैं कि शहीद बेहेश्ती एंड शहीद कलंतरी किससे रिलेटेड है, तो ये चाबहार पोर्ट है, उसके अंदर सेपरेट पार्ट्स हैं, तो उसका ये पार्ट है। तो अब इंडिया को इस एक रेलवे लाइन हम डेवलप कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, चाबहार से लेके पोर्ट से लेके जाहेदान जो एरिया है यहाँ तक एक रेलवे लाइन डेवलप कर रहे थे। फिर ये आगे जाके जरांज हाईवे से कनेक्ट होके ये काबुल तक हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता। लेकिन जो इंडिया है
उसने इसको इम्प्लीमेंट करने में देर कर दी। तो अब ईरान ने बोल दिया कि ठीक है, अब हम आपको ड्रॉप आउट कर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो अब इंडिया को ड्रॉप आउट कर दिया गया है और ईरान अपने पैसों से, ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से जो है ये जो रेलवे लाइन है इसे खुद से डेवलप करेगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं। प्लस इंडिया ने इतना डिले क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि जो यूएसए है और ईरान है, दे डोंट हैव फ्रेंडली रिलेशन। ईरान पे यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। इन सैंक्शंस से डरते हुए अगर अब यूएसए की बात ना मानते हुए इंडिया डायरेक्टली ईरान के साथ डील करता है तो इंडिया पे भी सैंक्शंस लगने के चांसेस थे। इसीलिए हमने ईरान से जो है वो तेल लेना कम कर दिया और हमने ये जो प्रोजेक्ट है इसे डिले कर दिया। तो ईरान ने फिर परेशान होकर जो है इंडिया को इस रेलवे लाइन छाबार प्रोजेक्ट से ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, और हमारे लिए और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, सिर्फ ड्रॉप आउट नहीं किया है, इसके अलावा ईरान और चाइना की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कॉपरेशन डेवलप हो रहा है विच विल बी ऑफ $400 बिलियन। तो इसका क्या मतलब है कि चाइना यहाँ पे, पहले तो हमने चाइना के ही सी पैक की वजह से, एक तो हमने गवादर पोर्ट के पास का चाइना के पास एक्सेस था तो हमने छाबार पोर्ट का एक्सेस ले लिया। अब तो फिर चाइना यहाँ पे ईरान के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन बना रहा है, वो यूएस की सैंक्शंस को जो है उसको नहीं मानता है, एंड इट जो पूरी ट्रेडिंग है, चाइना जो ईरान से तेल भी खरीदता है, अब वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। ठीक है, तो चाइना का जो फुटप्रिंट है वो इस एरिया में काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। और ये वाला एरिया, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी जो मेजर ऑयल की ट्रेडिंग है वो इसी एरिया से होती है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहाँ से सी लेन्स हैं जहाँ से शिप्स निकलती हैं, तो फिर वहां पे भी चाइना जो है अपना बहुत ज्यादा दबदबा बढ़ा पा रहा है। तो इसलिए इंडिया के लिए ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। ओके, किसी को अभी तक कोई इशू है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर। किसी को कोई इशू नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे गल्फ कौन सा है, ये गल्फ कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में। तो ये गिवन है कि अगर कोई भी मैप है तो आपको एकदम अच्छे से देख लेना है कि कंट्रीज कौन सी हैं, कौन सा यहाँ पे गल्फ है, इंडिया का ये कौन सा पोर्ट है, इंडिया का ये कांडला पोर्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बॉर्डर्स किसकी किसके साथ लग रही है, ईरान की अफगानिस्तान के साथ भी लग रही है, पाकिस्तान के साथ भी लग रही है, इंडिया की पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, अफगानिस्तान के साथ भी है। यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर है इंडिया अफगानिस्तान की लगती है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, किसने क्रिटिसाइज किया रॉयल प्रिंस ऑफ ईरान, ये सब जो है वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। हाँ, ईरान ने मतलब अभी तो करंटली बोल दिया है कि 2022 तक जो है वो इसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इंडिया की कंपनी ने हेल्प करना था उसको, तो अभी तो इंडिया इज आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मे बी फ्यूचर में इंडिया वहां पे पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस इंडिया भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वहां पे। ओके, इंडिया का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके लिए। छाबार पोर्ट बनाया है यहाँ पे, तो इससे चाहे कांडला तक चले जाओ, इससे चाहे यहाँ पे मुंबई तक चले जाओ, कनेक्ट तो कोई बात नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ से किसी भी तरह आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से तो स्टार्ट कर दी हुई है। ओके, अब ये वो न्यूज हैं जो आपको पढ़नी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इतना डिटेल में मुझे आपको करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पीडीएफ में दिया जाएगा। वलापर्दन टर्मिनल जो है ये इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, और उसके बाद प्रज्ञता गाइडलाइंस है, डिजिटल एजुकेशन आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो उसके कारण कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं प्रज्ञता नाम की डिजिटल एजुकेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद मार्स मिशन है, यूएई ने पहली बारी मार्स मिशन लॉन्च करना है, उस मिशन का नाम क्या है, होप।
ठीक है, तो इसकी डिटेल्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। उसके बाद इंडिया का जो टाइगर सेंसस है 2018, जिसमें हमने काउंट किया है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया है। ठीक है, तो टाइगर सेंसस के बारे में क्यों ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है, क्योंकि हमने ना इनकी इंफॉर्मेशन के लिए, टाइगर की इंफॉर्मेशन के लिए वहां पे सेंसर्स और लगाए थे। ठीक है, कैमरास लगाए थे, तो वहां से जब भी कोई एनिमल निकलता था तो वो वीडियो कैमरा एक्टिवेट हो जाता था और उसकी जो है रिकॉर्डिंग हो जाती थी। इट हेल्प्ड अस इन एक्यूरेटली काउंटिंग कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। तो वो अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया है। ये अपने तरह का सबसे बड़ा जो है वो सेंसस रहा है। ठीक है, उसके बाद है एक और इंफॉर्मेशन है कि यूएसए जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएसए जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल भी यूएसए के साथ ही इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ था, इस साल भी यूएसए के साथ ही हुआ है। इससे पहले हमारा हाईएस्ट ट्रेड होता था चाइना के साथ काफी सालों तक, और उससे पहला जो है अरब नेशंस के साथ होता था। तो अब यूएसए ही रहा है, और यूएसए उन चंद कंट्रीज में से है जिनके साथ हमारा सरप्लस है। मतलब सरप्लस का मतलब है जितना हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। वहां से इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है हमारा यूएस को, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज यूएसए। ओके, उसके बाद हमारे पास एक न्यूज आती है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की। इस पे जो हमारी अभी चैनल पे यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज चल रही है, उसमें मैंने गवर्नेंस के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो कवर करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है ये न्यूज में आया है। अभी जो गैंगस्टर थे और हिस्ट्री शीटर थे विकास दुबे, उन्हें जो है यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में मारा है। ठीक है, तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेज्ड है और एनकाउंटर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, क्योंकि ये रिफॉर्म नहीं करते हैं इंसान को। अब हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका ध्यान किस तरफ होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए रिफॉर्मेशन की तरफ। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। आपको इंसान को एक सुधरने का मौका देना चाहिए, ठीक है, उसे रिहैबिलिटेट करना चाहिए। लेकिन जो किसी को मार देना वो है आपका रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि ठीक है कि आई फॉर एन आई, लेकिन एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आप रेट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए आपको, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया उसको प्रोपोर्शनेट उतना आपने पनिश कर दिया, लेकिन आपको रिफॉर्म करना आपके माइंड में नहीं है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, जो आपके पास एनकाउंटर्स हैं, ये क्या है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस का तरीका है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। तो अब जो हमारी पुलिस है उसे अलाउड है क्या लोगों को मार देना, ऐसे ही वो अलाउड नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में जो है पुलिस गोली चला सकती है, जैसा कि इस केस में और हर एनकाउंटर में बोला जाता है कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। देयर आर लाइक 10 पीपल फ्रॉम पुलिस एंड वन गाय ही वाज किल्ड इन द एनकाउंटर। तो फिर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है। ये हमारे इसको लेके एआरसी ने क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या बोला है, वो सारा कुछ उस वीडियो में कवर्ड है, लेकिन उसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक असीम पोर्टल है, उसके अलावा देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके अब हमने नेशनल पार्क बना दिया है। इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, ये आपको एनवायरनमेंट की क्लास में भी कराया जाएगा। बाकी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी इसके रिगार्डिंग जो है वो वीडियो पड़ी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। दहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असम में है। तो इस बार ना आपको असम बहुत डिटेल में करके जाना है, क्योंकि असम में ऑयल गैस लीक हुआ था, फिर असम में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नेशनल पार्क बना रहे हैं। इस टाइम पे असम में बहुत ज्यादा सिवियर फ्लड्स आए हुए हैं, तो असम की जो ज्योग्राफी है आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है। ओके, तो ये इस हफ्ते की वो न्यूज है जो मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, लेकिन पीडीएफ पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। अभी तक किसी को कोई इश्यू तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? एक बार सब आप लोग यस लिख दो, फिर हम
चलते हैं आगे। असीम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग जो है ये एक पोर्टल है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है दोनों ही इस पोर्टल पे लिस्ट होंगे, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर और जो एम्प्लॉय है उसको सही एम्प्लॉयज को फाइंड करने में। तो उसके लिए असीम पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है उसे ये कम करेगा। चलिए, अब आप सब लोग कहते हैं कि पुराने पुराने वाले जो करंट अफेयर हैं वो भी हमने कवर करने शुरू करने हैं, ठीक है। तो जो ये मैं आपको कराऊंगी ये आपके मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें से किया जाएगा अब कवर। तो सबसे पहले, अच्छा आप सब लोग पेन और पेंसिल लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? अगर नहीं बैठे हो तो अभी अभी ले आओ पेंसिल, मैंने कुछ कुछ लिखवाना है इसके अंदर। जो पुराने करंट अफेयर हैं उन्हें मैं एडिट कर रही हूँ, वो सारे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उसमें सब मैं कुछ कुछ जो मुझे लगता है कि क्लास में कराने की जरूरत है वो मैं कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास न्यूज है, जो ये हमारे पास मार्च के जो करंट अफेयर्स है, जनवरी भी कराऊंगी, फेब्रवरी भी कराऊंगी, मार्च अप्रैल मई जून सारे मंथ्स होंगे, ठीक है। और सब मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी। जैसे अब आपके जो मार्च की करंट अफेयर है ना, उसमें आपके पास पहली न्यूज जो मुझे लगता है जो करने वाली है वो है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन ये जो है मैं आपको क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि ये आपके भक्ति मूवमेंट में कवर होता है, ये आपको क्लास में करवाया जाएगा, आप पढ़ के खुद से भी कर सकते हैं, तो इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक न्यूज आती है ढांगर कम्युनिटी की, वो आपको नहीं करनी है, तो इसीलिए ये सब मैं एडिट करके आपको देने वाली हूँ। अगली जो न्यूज है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है एनुअल ललित कला अकेडमी अवार्ड्स जो है वो प्रेजेंट किए थे। हमारे प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन में 61st एनुअल ललित कला अकेडमी अवार्ड्स में 15 जो है वो आर्टिस्ट जो हैं उन्हें प्रेजेंट किए थे अवार्ड्स, ठीक है। तो ललित कला अकेडमी जो है वो क्या करती है, आर्ट प्रमोट करती है और जो टैलेंट है उसे ऑनर भी करती है। तो जो भी बडिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें इनकरेज करने के लिए अलग अलग फील्ड, जरूरी नहीं कि सिर्फ राइटर्स, आप पेंटिंग करते हैं, आप स्कल्पचर बनाते हैं, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, किसी भी फील्ड में, आर्ट की फील्ड में अगर आपने अचीव किया है तो आपको ललित कला अकेडमी अवार्ड मिलता है। तो अब जो हमारी ललित कला अकेडमी है इसे नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। इसको ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 1954 में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे एक लाइन लिख दो कि इट वॉज इनॉग्रेटेड इन 1954 बाय, it was Lalit Kala Academy was inaugurated by मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो हमारे क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो ही वॉज द वन हु इनॉग्रेटेड दी ललित कला अकेडमी इन 1954। इसके अलावा जो आपको सेकेंड चीज लिखनी है कि जो ललित कला अकेडमी है ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और जो ललित कला अकेडमी है इट वाज इनॉग्रेटेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये जो दो फैक्ट्स हैं ये मिसिंग थे इसके अंदर, वो आपको ऐड करने हैं। तो अवार्ड देते हैं, एनुअल अवार्ड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ललित कला अकेडमी हमारी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट है, फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो है जो टैलेंट है उन्हें ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं और एग्जीबिशंस लगाते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर करते हैं उन्हें। तो ये इसके अंदर है कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर, और इसे रजिस्टर किया गया है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इनॉग्रेटेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगली जो न्यूज है वो हमने करनी है आपकी स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि जो आपका पेपर है उसमें कई बार आपको पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है, ये वाली स्टेटमेंट किसने बोली है। तो
अभी एक द हिंदू ग्रुप है, उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, उन्होंने लाइफ एंड थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद है, द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड, ये वाली बुक जो है वो पब्लिश की थी। अच्छा, ऐसी ही एक बुक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। क्या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बुक किसने लिखी है? प्लीज डोंट गूगल इट, इफ यू नो देन टेल मी। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, ये वाली बुक किस राइटर ने लिखी है? ठीक है, ये रॉबिन शर्मा ने लिखी है। इट इज अ वेरी पॉपुलर बुक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उसी से थोड़ा सा प्रेरित सा ये नाम है, द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड। तो ये जो बुक है ये किसको डेडिकेट करके पब्लिश की है द हिंदू ग्रुप में? स्वामी विवेकानंद ने। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी किससे रिलेटेड है? वो रॉबिन शर्मा है, हाउ टू लिव लाइफ, एंड वो एक सेल्फ हेल्प बुक काइंड ऑफ बुक है। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद है, ही हैज द क्रेडिट कि उन्होंने इंडियन फिलॉसफी ऑफ वेदांत जो है और जो योग है वो वेस्ट के अंदर जो है वो पॉपुलराइज किया था। ठीक है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद है उन्होंने वेस्ट में जो है इंडियन फिलॉसफी ऑफ वेदांत, ठीक है, और योग जो है वो पॉपुलराइज किया था। और उन्होंने सोशल सर्विस जो है उसे भी उस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है। उनके जो गुरु थे ही वॉज रामकृष्ण परमहंस, वो उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और जो हिंदू फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत, उसके अंदर वो विश्वास करते थे। ये क्या होती है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके ही नाम पे उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था, सोशल सर्विस करते होते थे। ठीक है, अलग अलग मठ जो हैं इन्होंने बनाए थे, उसमें से जो सबसे मेन मठ था दैट वाज बेलूर मठ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड जो स्वामी विवेकानंद से उनसे रिगार्डिंग आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। वो बोलते थे कि कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट कर देना चाहिए और इंडिया में हमें साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसे प्रमोट करना चाहिए। एंड उन्होंने यूथ को बोला इंडिया के कि आपको कॉलोनियल ऑपरेशन जो है उसको फाइट करना है, सोशल सर्विस करनी चाहिए। वो सुपरस्टिशंस के खिलाफ थे, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन की भी उन्होंने बात की है। फिर उनकी एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, उन्होंने एक तो फिजिकल और मॉरल स्ट्रेंथ दोनों पे ध्यान दिया। आपको सिर्फ मॉरली अपराइट नहीं रहना है, आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज करनी है। ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट था, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू स्टडी ऑफ गीता। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं एंड इफ यू आर फिजिकली फिट, तो एक पंडित जो एक मंदिर में बैठा है लेकिन फिजिकली फिट नहीं है, उससे ज्यादा आप भगवान के करीब हो। तो उन्होंने फिजिकल फिटनेस पे एंड मॉरल अपराइटनेस दोनों पे ध्यान दिया था। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्वामी विवेकानंद की है। तो आपको ये वाली स्टेटमेंट भी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नेशनलिज्म की भी बात की थी, सिर्फ रिलीजन की और योग और वेदांत की बात नहीं की थी उन्होंने साथ ही साथ नेशनलिज्म की बात भी की थी। उन्होंने ये बोला था कि हमें अपना जो एशियंट ग्लोरी है इंडिया की, उसमें वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कि हम एक बहुत ही ग्लोरियस कंट्री हैं, वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। उसके अलावा हमें मॉरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव करनी है, मासेस के अंदर अवेकनिंग लेके आनी है। एक तो उस टाइम पे नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आनी है, अवेकनिंग लेके आनी है, उसके अलावा हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और स्पिरिचुअल आइडियाज के बेसिस पे इंडिया में यूनिटी होनी चाहिए, हमें रिलीजन के बेसिस पे एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा, तो अब ना आप थोड़ी सी लाइंस लिख लो, हेडिंग लिख लो, वेदांत फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ वेदांता। इसमें आप लिख लो कि वेदांत, VEDANTA, वेदांत इज अ फिलॉसफी taught by the Vedas. Vedant is a philosophy taught by Vedas, comma, the most ancient scriptures of India. It is one of the 6 systems of Indian philosophy. It is one of the 6 systems of Indian philosophy. ये आपको आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में करवाया जाएगा। ठीक है, the 3 fundamental Vedanta texts are, the 3 fundamental
वेदांत टेक्स्ट्स आर, पहला उपनिषद, UPANISHADS, उपनिषद, UPANISHADS, उपनिषद। दूसरा है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म, BRAHMA, सूत्रा, SUTRA, ब्रह्म सूत्र एंड भगवद गीता। तो जो वेदांत है उसके 3 फंडामेंटल टेक्स्ट हैं, पहला है उपनिषद, दूसरा है ब्रह्म सूत्र, तीसरा है भगवद गीता। The Vedant literally means the end of Vedas. अब वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज और अंत का मतलब होता है एंड। ठीक है, तो मतलब कि जो जितनी भी नॉलेज है वो हमारी वेदास के अंदर है। और आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट जो अब मैंने लिखवा दिया, यू नीड टू थोड़ा सा अपना प्लीज स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, अब जो वेदांत की फिलॉसफी है उसके अंदर आपको ना 3 टर्म्स और लिखने हैं। सबसे पहले अद्वैत, अद्वैत, वो जो वेदांत की फिलॉसफी है वो वेदास में भी विश्वास रखते हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता, सब कुछ उसमें जो वो बोलते हैं ये जो भी वर्ल्ड की नॉलेज है इट इज इन दीज वेदास के। अगर आप इनको पढ़ लेंगे, पाठ कर लेंगे, तो आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान आ जाएगा कि इसके बाहर और नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कि सुप्रीम जो नॉलेज है वो आपकी वेदास के अंडर है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद आपको 3 टर्म्स लिखने हैं। पहला है अद्वैत, ADVAITA, अद्वैत, ADVAITA, अद्वैत। दूसरा है द्वैत, अद्वैत में से ए हटा दो यानी कि DVAITA, DVAITA, द्वैत। फिर है विशिष्ट अद्वैत, VISHISHTADVAITA। तो जो वेदांत है उनकी 3 सब ब्रांचेस हैं। दीज आर दी 3 सब ब्रांचेस ऑफ वेदांत। ठीक है, कि जो भी नॉलेज है वो किस में है? वेदों में है। ठीक है, अब उसके 3 आगे फर्दर डिविजन्स हैं, सब उसके अंदर जो है ब्रांचेस हैं वेदांत की, जिसमें से एक है अद्वैत, फिर है द्वैत, फिर है विशिष्ट द्वैत। तो जो स्वामी विवेकानंद है ही बिलीव्ड इन अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो अद्वैत के आगे लिख लीजिए वर्ल्ड इज इल्यूजन। अद्वैत के आगे लिख लीजिए, अद्वैत के आगे लिख लीजिए वर्ल्ड इज इल्यूजन। जो अद्वैत फिलॉसफी के मेन प्रोपोनेंट थे इट वाज शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे उनका नाम लिख लीजिए अद्वैत, उसके आगे लिख लीजिए वर्ल्ड इज इल्यूजन, फिर उसके आगे आपने लिखना है शंकराचार्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको थोड़ा लग रहा हो डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अद्वैत, अद्वैत के आगे वर्ल्ड इज इल्यूजन, उसके आगे शंकराचार्य आपको लिखना है। तो अद्वैत फिलॉसफी जो है वो बोलती है कि वर्ल्ड एक इल्यूजन है। ठीक है, आप सब जो लोग हैं वो एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब आप जो है इस इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे और जो है अब ब्रह्म जो है वन सुप्रीम पावर जो है उसके साथ मिल जाएंगे।
यू आर ब्रह्म, आपके अंदर जो है ब्रह्म है, यू आर ब्रह्म एंड ब्रह्म इज यू, देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन ब्रह्म द सोल एंड यू, एक ही है आप। अभी आप सिर्फ इल्यूजन में जी रहे हैं, ये जो दुनिया है माया है, ठीक है, आप एक इल्यूजन में रह रहे हैं। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब आपको मोक्ष मिल जाएगा, तब आपको ये रियलाइज होगा कि ब्रह्म जो है और आप जो हैं एक ही हैं, ठीक है। अद्वैत मतलब के नॉन डुअलिज्म, एक और टर्म लिख लीजिए अद्वैत के आगे, नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म क्या है कि दो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप ही ब्रह्म है, ठीक है। तो जब आप इल्यूजन से बाहर आएंगे तो फिर आप ब्रह्म से मिल जाएंगे, ठीक है। आप ही ब्रह्म है, मतलब अभी आपको सिर्फ एक इल्यूजन है, माया है, वर्ल्ड जो है एक इल्यूजन है। तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद है वो अद्वैत जो है उस फिलॉसफी में विश्वास रखते थे। इसके जो मेन प्रोपाउंडर थे दैट वाज आदि शंकराचार्य, ठीक है, आदि शंकराचार्य। इतना आपको समझ आ गया, बहुत डिटेल नहीं करनी है। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, ठीक है, न्याय, विशेषिका, योग, उसमें से एक है हमारे पास वेदांत। हम सिर्फ वेदांत कर रहे हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में से। उस वेदांत के आगे 3 पार्ट्स हैं, अद्वैत, द्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत। तो सबसे पहले हमने देखा अद्वैत, ठीक है। अद्वैत इज नॉन डुअलिज्म, की दो चीजें नहीं है, वन ही है, यू आर ब्रह्म। दूसरा जो है वो है द्वैत, DVAIT, जो द्वैत है दैट इज डुअलिज्म। इसके प्रपाउंडर थे माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य, MADHVA, माधवाचार्य। माधवाचार्य थे, उन्होंने बोला, जैसे अद्वैत ने क्या बोला था, वर्ल्ड एक इल्यूजन है, इन्होंने बोला कि वर्ल्ड जो है वो इल्यूजन नहीं है, वर्ल्ड इल्यूजन है, वर्ल्ड इल्यूजन नहीं है, ठीक है। एंड द्वैत है, यानी कि दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक ब्रह्म और एक सोल, दो अलग अलग चीजें हैं, ब्रह्म है और एक सोल है। पिछली फिलॉसफी में क्या था कि दोनों एक ही हैं, बस एक इल्यूजन है। इन्होंने बोला कि वर्ल्ड रियल है, कोई इल्यूजन नहीं है, ठीक है, द्वैत है यानी कि डुअलिज्म। फिर अगला जो है वो हमारे पास है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत होता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। जो द्वैत है उसके आगे ये भी लिख लो, एक तो आपने लिखा द वर्ल्ड इज रियल एंड गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। अगली जो फिलॉसफी थी वो है विशिष्ट अद्वैत। इसके अंदर जो मेन इसके प्रोपाउंडर है दैट इज रामानुजाचार्य। इसके जो मेन इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो हैं रामानुजाचार्य। इसके आगे एक हाइफन डाल के लिख लो क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। तो एक हमने जो अद्वैत किया था, उन्होंने बोला था कि जो वर्ल्ड है वो रियल नहीं है, वो इल्यूजन है। तो ये क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म है। कि आपने बोला नॉन डुअलिज्म का क्या मतलब है कि अलग नहीं है, आप और ब्रह्मा जो है वो एक ही है। तो एब्सोल्युटली एक है, ये अद्वैत ने बोला है, जो शंकराचार्य ने बोला था। अब विशिष्ट अद्वैत में उन्होंने बोला है कि हाँ, दुनिया जो है, पहली बात तो ब्रह्म जो है, जो अद्वैत है, उन्होंने बोला कि ब्रह्म जो है उनके कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। निर्गुण भक्ति की बात की थी अद्वैत ने कि कोई उनके एट्रीब्यूट्स नहीं है, बिल्कुल निर्गुण है। तो विशिष्ट अद्वैत ने बोला कि पहली बात तो कि जो ब्रह्म है वो एक बात तो निर्गुण नहीं है, उनके गुण हैं, यानी कि उनके एट्रीब्यूट्स हैं।
जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, पहली बात तो बिना गुरु की मदद के आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, बिना गुरु के आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। एंड जब आप मोक्ष प्राप्त करोगे तो आप ब्रह्मा का सिर्फ एक पार्ट बनोगे। यू आर नॉट ब्रह्मा, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ हिम, ठीक है, आप पूरे ब्रह्म नहीं हो, आपके अंदर पूरा यूनिवर्स नहीं समाया है। व्हेन यू गेट मोक्ष एक गुरु की मदद से, तो आप जो है ब्रह्म का एक पार्ट है, और आपका जो ब्रह्म है वो निर्गुण नहीं है, उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइम पे आपको थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट लग रहा हो, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, पहली बात तो वेदांत फिलॉसफी है, ठीक है, ये वेदास में विश्वास करते हैं, और मेन वेदास में, लेकिन उसके आगे जो है ही टॉक्स अबाउट वेदास, उपनिषद में भी विश्वास करते हैं, ब्रह्म सूत्रास में भी ये लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ये इनके विश्वास थे। उसके अलावा उन्होंने कहा वेदांत के अंदर 3 टाइप्स हैं, ठीक है, द्वैत, अद्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। तो द्वैत ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि दुनिया जो है वो रियल है, ठीक है, आप हो ब्रह्म है। जब आपको मोक्ष प्राप्त होता है तो आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। माधवाचार्य जो है उन्होंने इस फिलॉसफी की बात की थी कि 2 अलग अलग चीजें हैं, आप अलग हैं, आपका सोल अलग है, ब्रह्म जो है वो अलग है, ठीक है। द्वैत डुअलिज्म यानी कि 2 चीजें एग्जिस्ट करी हैं। अद्वैत यानी कि नॉन डुअलिज्म के कोई 2 चीजें नहीं है, ब्रह्म ही है, आप ही ब्रह्म हो, ब्रह्म ही आप हैं। तो ये शंकराचार्य ने ये वाली फिलॉसफी दे दी थी। इन्होंने बोला था अद्वैत ने कि दुनिया तो मोह माया है, इल्यूजन है, इन्होंने बोला था रियल है, इन्होंने बोला था कि जो दुनिया है वो इल्यूजन है। अब अद्वैत के ही अंदर थोड़े से चेंजेस करके हमारे पास माधवाचार्य लेके आ गए फिलॉसफी विशिष्ट अद्वैत। तो इन्होंने बोला पहली बात तो आपके जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो निर्गुण नहीं है, आप ब्रह्म का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हो, आप पूरे ब्रह्म नहीं हो, और आपको हमेशा जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं इसके अंदर, ओके। आप इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पीडीएफ में डाल दूंगी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर। कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं बोल सकते, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, कोई बोल रहा है कि ब्रह्म है, कोई बोलता है ब्रह्म नहीं है, कोई बोलता है दुनिया रियल है, कोई कहता है दुनिया रियल नहीं है। तो ये अपनी अपनी फिलॉसफीज हैं, ठीक है। आप लोग भी हैं, कोई मानता है भगवान है, कोई मानता है नहीं है, ठीक है, कोई कोई कुछ मानता है सुप्रीम पावर में, कोई किसी रिलीजन में विश्वास रखता है। तो ये उस टाइम की फिलॉसफीज हैं, लेकिन तीनों जो है उनमें कॉमन क्या है कि ये तीनों वेद की जो अथॉरिटी है उसको मानते थे। लेकिन अब जो वेद हैं उनकी इंटरप्रिटेशन सबने डिफरेंट डिफरेंट कर रखी है, ठीक है। द्वैत जो है वो है डुअलिज्म, अद्वैत जो है वो है नॉन डुअलिज्म, विशिष्ट अद्वैत जो है दैट इज क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। अच्छा, आपकी एएमसी हो गया हुआ है क्लास में? यस और नो करके बता दो। एशियन मिडिवल कल्चर जो है वो क्लास में हो गया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी नहीं किए हैं? ओके, जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी है वो उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो फिर मैं इसमें आपने बुकलेट्स में देखा है, बुकलेट्स में है आपके ये रिगार्डिंग 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐड कर देंगे, दे आर इम्पोर्टेंट 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उनके अंदर क्या क्या दिया गया है हम देख लेंगे। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें से 2-3 हार्डली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी विवेकानंद न्यूज में थे, विवेकानंद किससे रिलेटेड है? अद्वैत वेदांत से। तो हम ये सारी जो 6 स्कूल्स की फिलॉसफी है ये कर लेंगे। चलो, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडिया में फ्रीडम फाइटर और जो थिंकर रहे हैं हमारे पास, वो है राम मनोहर लोहिया। चलो, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में देखने से पहले हम एक चीज कर लेते हैं। एक आपको याद रखनी कि इंडिया में ना मार्टियर्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, March 23 और January 30। तो आप मेरे को बता सकते हो कि March 23 को हम क्यों मनाते हैं मार्टियर्स डे, और January 30 को क्यों मनाते हैं? हम दो, हाँ,
तो भगत सिंह जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से डे से रिलेटेड है? अच्छा, 23 शहीद भगत सिंह से रिलेटेड है, ठीक है। एंड 30th जनवरी वो वाला दिन है जिस दिन महात्मा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया था नथुराम गोडसे ने। तो ये दोनों दिन जो है हम फिर शहीदी दिवस जो है इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस साल भी हमने सेलिब्रेट किया था, तो उन्हें ऑनर करने के लिए तो ये चीजें न्यूज में रही हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप पंजाब का पेपर पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो पंजाब के स्पेसिफिक जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने राम मनोहर लोहिया को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे की है। तो आप ये देखो कि ऐसे तो हमारे पास कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ही वाज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो ये सब कितने सारे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको ट्रिब्यूट दी है, ठीक है। तो वो जो ऐसी कोई भी पर्सनैलिटी होती है वो न्यूज में आ जाती है, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया ही वाज बोर्न इन यूपी, ठीक है, एंड ही डिड हिज पीएचडी। और जो उनका पीएचडी का थीसिस का पेपर था वो इंडिया में सॉल्ट टैक्सेशन से रिलेटेड था, ठीक है। और जो गांधी जी की सोशो इकोनॉमिक थ्योरी है उससे रिलेटेड था, जो राम मनोहर लोहिया है उनका जो थीसिस था। ही वाज बोर्न इन 1910। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, राम मनोहर लोहिया ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसके अंदर जयप्रकाश नारायण भी थे। अब जेपी नारायण वो पर्सनालिटी है जिनके टाइम पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। तो इन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। राम मनोहर लोहिया ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलके एंड 2-3 और जो लोग थे, और इनका एक एडिटोरियल आता होता था, उसको बोलते थे कांग्रेस सोशलिस्ट, ठीक है। तो एक तो इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ पार्टी एसोसिएटेड है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके अलावा इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। एंड इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद एक अंडरग्राउंड जो फेज आया था, जब सब लोगों को अरेस्ट कर लिया था, कोई अंडरग्राउंड चले गए थे, तब इन्होंने आजाद हिंद रेडियो जो है वो फाउंड किया था, लोगों के अंदर वो जो है मेंटेन करने के लिए, जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट है मोटिवेट करने के लिए आजाद हिंद रेडियो जो है इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। तो मोर देन हिज कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम फाइटिंग एंड दिस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एक तो इन्होंने एक एंटी कांग्रेस ब्लॉक टाइप बना लिया था, ठीक है, कि नॉन कांग्रेस जो पार्टी थी, कि पहले क्या था, सिर्फ हमारे पास क्या पार्टी थी, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस वाज द वन पार्टी, जितने भी आपके पास मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कांग्रेस में आते थे। तो एक मेन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अलावा जो आई थी वो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका पार्ट थे राम मनोहर लोहिया। तो इनके जो थिंकर हैं, जो ये एज अ इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो इनके क्या विचार थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव करनी है और एक्सप्लॉयटेशन को एंड करना है। बहुत ही बेसिक है कि इक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन को एक हमें खत्म करना है। एक ही वॉज अ वेरी मेजर प्रोपोनेंट ऑफ दी कास्ट सिस्टम के लिए रिजर्वेशन। उन्होंने इंडिया में कास्ट सिस्टम को जो है एनालाइज किया, तो उन्होंने बोला कि जितनी भी हमारी बैकवर्ड कास्ट है, लोअर कास्ट है सो कॉल्ड, उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। उन्हें इतने सालों तक दबाया गया है, तो अब उन्हें थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये राम मनोहर लोहिया ने बोला था। उन्होंने बोला था कि 60% रिजर्वेशन होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। सारे पब्लिक एरियाज जो है उसके अंदर 60% रिजर्वेशन होगा, जिसके अंदर एक तो बैकवर्ड क्लासेस आएंगी, वुमेन आएंगी, और जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर भी जो बैकवर्ड लोग हैं उन्हें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड होना चाहिए। तो पब्लिक लाइफ में 60% रिजर्वेशन की जो बात है वो राम मनोहर लोहिया ने की थी। एक जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट उनके साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया था। वो फ्रेज था 4 पिलर स्टेट। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंडिया में पावर है उसके रिलेटेड उन्होंने एक 4 पिलर स्टेट की बात की थी। अब 4 पिलर स्टेट में उन्होंने क्या बोला था कि हमारे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले क्या होता था, एक सेंटर होता था, एक स्टेट होता था, ठीक है। इनके अंदर पूरी जो पावर है वो डिवाइड होती थी। अब राम मनोहर लोहिया का ये कहना था कि आपने पावर जो है वो कंसंट्रेट कर दी है थोड़े से हाथों में। तो हमारा जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन है
उसमें जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है वो यही है कि हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर जो है या तो सेंटर के पास है या स्टेट के पास है, ग्राउंड लेवल पे जो है वो पावर नहीं जा पाती है। और अगर आपको इंडिया में किसी भी तरीके से डेवलपमेंट करनी है तो आपको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो सिर्फ 2 पिलर्स नहीं होने चाहिए, उन्होंने 4 स्टेट पिलर्स की बात की थी। तो उन्होंने बोला था कि डिवीजन होनी चाहिए पावर की, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के अलावा कहां कहां और पावर जानी चाहिए, विलेज में और डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में पूछे हु कॉइंड दी फ्रेज 4 पिलर्ड स्टेट, किसने ये लेके आए थे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। और 4 पिलर स्टेट के अंदर 4 पिलर्स कौन से हैं, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। इनके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पावर डिवाइड होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि इनके टाइम पे तो पंचायती राज सिस्टम में नहीं था। अब हमारे पास 3 पिलर्स हो गए हैं, ठीक है, सेंटर, स्टेट और फिर हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इनके टाइम पे 2 ही थे, तो इन्होंने बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन वी शुड हैव 4 पिलर्ड स्टेट्स। फिर बैकवर्ड कास्ट को इन्होंने बहुत ज्यादा जो है उनकी रिजर्वेशन को प्रमोट किया था। ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन। पहले तो एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन मिलती थी, लेकिन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, he was the originator of the OBC reservation. He was the one who started talking about the OBC reservation, जो फिर मंडल कमीशन के आने के बाद, रिकमेंडेशन अप्लाई होने के बाद हमने OBCs को रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी। तो he was the originator of the other backward classes reservation। ये भी इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दी 4 पिलर्ड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इन्होंने पैसिफिज्म जो है उसे एडवोकेट किया था। पैसिफिज्म का मतलब होता है कि आप किसी भी वॉर के अगेंस्ट हैं, कि किसी भी तरीके के वॉर्स नहीं होने चाहिए। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी इश्यूज हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं बातचीत करके, पीसफुल वे में सॉल्व कर सकते हैं। वो न्यूक्लियर जो राम मनोहर लोहिया है, ही वाज आल्सो अगेंस्ट दी न्यूक्लियर वेपन्स, रेशियल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट भी थे वो, ठीक है। उनका एक ड्रीम ऐसे वर्ल्ड का था जहां पे आपको कहीं पे भी जाने के लिए वीजास की और पासपोर्ट्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एक कॉन्सेप्ट है जो मोदी जी ने भी थोड़े के कारण न्यूज में आया है, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड एक फैमिली है। तो इट वॉज द ड्रीम ऑफ राम मनोहर लोहिया ऑल्सो कि ऐसी दुनिया हो, आपको कहीं से भी जाने के लिए कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत ना हो, दुनिया जो है वो एक फैमिली की तरह रह सके, ठीक है। तो ही ऑल्सो रिकमेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम मीन्स दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको पूछ सकते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है। इट मीन्स वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बात करेंगे पीसफुल तरीके से रहने की और सबको मिलके रहना चाहिए, दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए, तो फिर आप वहां पे वासुदेव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है वो ला सकते हैं, बीच में आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, और क्लियर है आपको अभी तक? यस एंड नो? ध्रुव, क्या डाउट है आपको? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम एक डाउट नहीं ਸੀਗੀ टेस्ट सीरीज ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। नहीं नहीं सर, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ये अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन में आपका टेस्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्या आप? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕੀ ਸੈਪਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ मतलब जीएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ बस? बीच में ही मिक्स होता है। ओके मैम, बीच में होता है। एंड आई ऑल्सो कंट्रीब्यूट क्वेश्चंस उसके अंदर, ठीक है। तो सब उसके अंदर ऐड किया जाता है, उसमें करंट अफेयर्स होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें जो मिस भी हो जाती है वो भी हम करंट आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर कराने की कोशिश करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके।
चलो, अब एक न्यूज आई थी कि जो पंजाब है उसने लोकायुक्त बिल जो है उसे पास करने, लोकायुक्त बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मेहताब सिंह का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दो दिन लग जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पुराने पीडीएफ जो है वो ग्रुप में अवेलेबल है। आई थिंक पीसीएस के टेलीग्राम वाले और व्हाट्सएप पे सबको अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो यू कैन टॉक टू भावना एंड वो आपको दोबारा से जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी। क्लीन रिवर पोर्शन मिसिंग का क्या मतलब है लखविंदर? क्लीन रिवर पोर्शन मिसिंग का क्या मतलब है? तस्लीन, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कर लो आप। हेलो, चलो तो गलती से मत हैंड रेज किया करो। हाँ जी, टेस्ट देने चाहिए, सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, टेस्ट देने हैं सबको, ठीक है। आप जितना मर्जी पढ़ लो, दुनिया जहान की किताबें पढ़ के चले जाओ, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन आपको टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने आने चाहिए कि विद योर लिमिटेड नॉलेज आप कैसे जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब पंजाब ने जो है वो लोकायुक्त बिल को जो है वो नोट दे दिया था। अब आपको पता है अन्ना हजारे जो है, जिन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया था, वहां पे जाके उन्होंने धरना दे दिया था, दिल्ली में बैठे थे, जिसके थ्रू फिर आम आदमी पार्टी आगे जाके निकली थी। उनका मुद्दा भी यही था कि लोकपाल बिल आना चाहिए। उस टाइम पे अगर आपने न्यूज फॉलो की है, उसमें ये था कि आपको जो लोकपाल बिल है वो, तस्लीम प्लीज म्यूट कर लो आप, अभी आई विल नॉट टेक एनी नोट, तस्लीम प्लीज म्यूट, ठीक है। तो लोकपाल बिल लेके आना है, ठीक है। अब लोकपाल बिल की क्या जरूरत है? तो एक इसमें वर्ड आता है ओम्बड्समैन, वर्ड आता है ओम्बड्समैन। अब आप पब्लिक लाइफ में रहते हो, ठीक है, आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपको पकड़ने के लिए हमने बहुत सारे, पब्लिक लाइफ में कुछ भी आप क्राइम करते हो तो बहुत सारे हमारे पास लॉज है, लेकिन जो अगर हमारे पब्लिक लाइफ में इतने बड़ी हाई पोस्ट पे हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं और ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए कौन आंसरेबल होगा? हु विल होल्ड देम अकाउंटेबल? तो उसके लिए कौन है? ओम्बड्समैन है, यानी कि हमारे लोकपाल एंड हमारे लोकायुक्त। जो हमारा सेंट्रल लेवल पे है, हम लोकपाल को आयुक्त करते हैं, यानी मतलब कि हम अपॉइंट करते हैं, और जो हमारा स्टेट लेवल है वहां पे लोकायुक्त जो है उसे हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो पंजाब ने अभी ये बोला है कि उन्होंने लोकायुक्त बिल को जो है अपना नॉड प्रोवाइड कर दिया है। पंजाब लोकायुक्त बिल आएगा तो इस बिल के अंदर इवन हमारे चीफ मिनिस्टर भी कवर होंगे कि अगर करप्शन होती है, कुछ ये लोग गलत काम करते हैं, तो इन्हें भी जो है लोकायुक्त कैन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पहले हमारे पास कौन सा एक्ट था? पंजाब लोकपाल एक्ट 1996, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो कवर नहीं होते थे, लेकिन जो अब हमारे पास नया लेजिस्लेशन आया है लोकायुक्त बिल 2020, उसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर भी कवर होंगे। चीफ मिनिस्टर, सारे और मंत्री, नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल, जो भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं पंजाब स्टेट के अंदर, उनके लिए हम ये लेके आए हैं लोकायुक्त बिल। किसी भी टाइप की मैल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, स्पेशली करप्शन को कर्ब करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए हमारे पास क्या है? लोकायुक्त बिल हम लेके आए हैं। और सेंट्रल लेवल पे हमारे पास क्या है? लोकपाल बिल है, जिसके अंदर अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कवर
होते हैं, कोई भी करप्शन के चार्जेस होते हैं, कोई भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिगेशंस लगते हैं, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सेंट्रल लेवल पे लोकपाल, स्टेट लेवल पे लोकायुक्त। कि इवन जो इतने बड़े हाई लेवल पे लोग बैठे हैं, दे शुड ऑल्सो बी आंसरेबल टू दी पब्लिक, दे आर देयर टू सर्व द कंट्री एंड नॉट देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो करप्शन को फाइट करने के लिए, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास लोकपाल और लोकायुक्त जो है उसकी हमने जो है एस्टैब्लिशमेंट की है। तो सबसे पहले ये जो डिस्कशन है कि इंडिया में एक लोकपाल होना चाहिए, ये आया था 1963 के अंदर, पार्लियामेंट में इसे डिस्कस किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1966 के अंदर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसने भी ये चीज बोली कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होनी चाहिए, एक सेंटर के लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। हमारे पास ऐसी अथॉरिटीज होनी चाहिए कि अगर किसी भी तरीके की पब्लिक फंक्शनरीज जो हैं, स्पेशली जैसे हमारे एमपीज एमएलएज हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी होना चाहिए। तो एआरसी ने भी ये बात बोल दी। लेकिन 1968 में सबसे पहले हम बिल लेके आए थे, लोकपाल बिल लेके आए थे, लेकिन 2011 तक 8 बार ट्राई किया हमने। 1968 से लेके 2011 तक हमने 8 बार ट्राई किया लोकपाल बिल लेके आने की, लेकिन ऑब्वियसली मंत्री चाहते ही नहीं थे कि उनके खिलाफ भी जो है कोई उनके सर पे भी बैठे और उनके खिलाफ कोई एलिगेशन हो तो उसके लिए उन पे इंक्वायरी हो। तो इतना ट्राई करने के बाद भी बिल कभी भी पास नहीं हुआ। फिर आए अन्ना हजारे ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ गए इंडिया में। उसके बाद फिर जो है इंडिया में 2013 में हमने पहली बार जो है लोकपाल बिल जो है हम लेके आए थे, ठीक है। तो एक्ट हमारे पास आ गया, लोकपाल एक्ट 2013। फिर लोकपाल एक्ट के अंदर आया कि सेंटर में हमारे पास लोकपाल होंगे। अब जो स्टेट्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टेट लेवल पे लोकायुक्त एक्ट लेके आए और लोकायुक्त बिल लेके आए, उसे पास करें और यहाँ पे भी जो है इस्टेब्लिशमेंट करें। लेकिन अभी भी जो सारे स्टेट्स हैं उन्होंने लोकायुक्त जो है अपॉइंट नहीं कर रखे हैं। तो फिर हुआ क्या, 2017 में, बहुत टाइम हो गए लोकपाल ही नहीं अपॉइंट कर रहे थे। 2017 में लोकपाल की जो सीट थी वो खाली पड़ी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप क्यों नहीं अपॉइंट करें लोकपाल को, तो वो बोलते कि लोकपाल जो है उसको अपॉइंट करने के लिए ना एक कमेटी होती है, उस कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। तो कहते अब हमारे पास तो पार्लियामेंट में कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है, तो हम कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब जो है आप इसको टालने के तरीके हैं। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है कोई भी पार्लियामेंट में, तो जो सबसे मेजर पार्टी का जो हेड है उसको लो अपनी कमेटी के अंदर और लोकपाल जो है उसे अपॉइंट करना है आपको, ठीक है। तो फिर करप्शन को कर्ब करने के लिए और जो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास लोकपाल है और लोकायुक्त हैं। इन्हीं एक्ट के अंदर अगर कल आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, तो आपको अपनी सारी की सारी जो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी है वो आपको जो है प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको ये करना पड़ना था। लेकिन अभी हमारे पास अमेंडमेंट की थी 2016 में, उन्होंने ये 30 दिन की जो लिमिट थी कि आपको सर्विस ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी एसेट्स बतानी है, वो जो टाइम लिमिट है वो खत्म कर दी गई है। अब जैसा गवर्नमेंट बोलेगी कि कब आपको अपनी जो डेटा है वो फर्बिश करना है, तब आप जो अपना डेटा है वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक आपको याद रखनी है बात, लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए क्या है, लोकपाल एक्ट है। जो एक्ट होता है, कोई चीज किसी एक्ट के अंदर बनती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर इशू ये है लोकपाल लोकायुक्त के अंदर कि आप देखेंगे पहली बात तो स्टेट्स जो हैं उन्होंने जो भी लोकायुक्त बिल पास किए हैं, एक्ट बनाए हैं, उसमें लोकायुक्त की जो पावर है वो बहुत कम होती है। कई बार हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं
वो जो लोकायुक्त एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, तो ये आपको हटाने की जरूरत है, ठीक है। और कई बार आप देखते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 साल तक अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है लोकायुक्त और लोकपाल की, तो फिर फायदा ही क्या है इस पूरे इंस्टीट्यूशन को लेके आने का। वी नीड टू होल्ड द पब्लिक सर्वेंट्स, द एमएलएज, एमपीज अकाउंटेबल, तो उसके लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म है लोकपाल और लोकायुक्त का, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? तो हम फिर आगे चलते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो फिर हम आगे चले। सब पे अप्लाई होता है लोकपाल बिल, सब पे अप्लाई होगा। लोकायुक्त को भी अपॉइंट करने के लिए फिर एक कमेटी बनती होती है, वो आपके एक्ट में दिया होता है, उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसमें कुछ मंत्री होते हैं ऑपोजिशन पार्टी के भी, इधर के भी होते हैं, तो अलग अलग वो डिसाइड होता है कि कमेटी में कौन मेंबर होंगे, वो फिर लोकायुक्त जो है उसे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पंजाब इसको लेके आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। सब आते हैं, जितने भी मंत्री हैं सब इसके अंदर कवर होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आते लोकपाल के अंडर, प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। हमारे कोर्ट्स के जो जज हैं वो भी नहीं उसके अंदर आते, ठीक है। तो बट हाँ प्राइम मिनिस्टर अब आते हैं। चलिए अगली जो हमारे पास न्यूज है, जो आज की हमारे पास लास्ट न्यूज होगी, वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर ये हमने एक न्यूज देखी है, दैट इज डीलिमिटेशन कमीशन। चलो ये करने से पहले ना आप थोड़ा सा ना डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में लिख लो, जो मुझे लगता है कि इसमें मिसिंग है। पहली बात तो जो डीलिमिटेशन है इसको हम बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, समझ लो ये एक स्टेट है या आप, ठीक है, इसके अंदर आपने 5 सीटें जो हैं वो देनी है, ठीक है। असेंबली के अंदर 5 सीट्स आपने अलॉट करनी है। एक आपने ये एरिया बना दिया, इसकी एक सीट, ये आपने एक एरिया बना दिया, दूसरी सीट, ये आपने तीसरा बना दिया, ये आपने चौथा बना दिया, ये आपने बना दिया पांचवा। अब ये बाउंड्री जो है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। कि असेंबली के अंदर, ऐसे ही इंडिया के अंदर लोकसभा की सीट्स कैसे डिवाइड होनी है, राज्यसभा की सीट्स कैसे डिवाइड होनी है, स्टेट असेंबलीज की जो कैसे है डिवीजन होनी है, वो कैसे होता है, वो कौन डिसाइड करता है? वो डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। कि कितनी स्टेट्स, कौन सी स्टेट को कितनी लोकसभा की सीट्स मिलनी है, ठीक है। और एक लोकसभा की सीट के अंदर कौन सा समझ लो एरिया आ रहा है, ठीक है। और बार बार उस एरिया को चेंज करने की भी जरूरत होती है, तो ये सारा काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। हमेशा डीलिमिटेशन एक्ट आता है, उसके अंडर फिर डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म होता है, फिर वो डिसाइड करता है इलेक्शन से पहले कि कैसे आपको डिवीजन करनी है, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन ये काम करता है। अब डीलिमिटेशन किस बेसिस पे करता है? वो इस तरीके से एरिया को डिवाइड करने की कोशिश करता है, एक सीट कवर करने की कोशिश करता है कि ये जो हमारे 5 सीटें हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है ना वो इक्वल हो। अब एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं हो सकती, लेकिन पर सीट जो एक सीट जितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो सब में ऑलमोस्ट इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? डीलिमिटेशन कमीशन। तो अभी डीलिमिटेशन कमीशन क्यों न्यूज में है? अभी लेटेस्ट एडजस्टमेंट होने वाली है, बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स एंड यूटीज जो है वो हम करने वाले हैं कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। डीलिमिटेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द 2011 सेंसस। बाकी जो पूरा देश है ना वो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है हमने
उसकी 2001 सेंसस की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने जो सीट्स हैं वो इंडिया में डिवाइड कर रखी हैं, फ्रीज कर रखा है। 2026 तक जो है ये सीट्स वैसे ही फ्रीज रहेंगी, चेंज नहीं होगा। ये क्यों किया है, ये हम प्रोविजन क्यों लेके आए हैं, ये हम इसलिए लेके आए हैं कि फिर पॉपुलेशन जिन एरियाज की कम है उनके पास तो फिर कम सीटें रह जाएंगी। इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। लेकिन अगर आप ये सोचो, यूपी जो है, यूपी ने बिल्कुल भी अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मान लो कुछ नहीं किया, ठीक है। और केरला और पंजाब ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे स्टेप्स ले लिए। अब यूपी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पंजाब और केरला की कम होती जा रही है। तो पंजाब एंड केरला को अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स हमने देनी शुरू कर दी तो फिर यूपी को ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी, पंजाब एंड केरला की कम होती जाएंगी सीट्स, ठीक है। इसीलिए जो है हमने फ्रीज कर दिया हुआ है। पहले तो आप ये देखो कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं कि राज्यसभा में एक स्टेट को कितनी मिलेंगी, लोकसभा को कितनी मिलेंगी, ये भी हर साल चेंज होता था, ठीक है। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ। लेकिन अब हमने 1971 सेंसस में सीट्स फिक्स कर दी थी। उसके बाद हमने कोई भी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं हर स्टेट को कितनी मिलनी है वो हमने चेंज नहीं किया है। यानी कि 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर यूपी को 50 सीट्स मिली है लोकसभा में तो वो आज तक 50 ही हैं। अगले सेंसस के अकॉर्डिंग हमने चेंज नहीं किया है। अगर पंजाब को उस टाइम पे 13 सीटें मिली थी तो आज भी पंजाब के पास 13 सीटें ही हैं, हमने उसको चेंज नहीं किया। पहले हम नंबर ऑफ सीट्स पर स्टेट्स लोकसभा में किसको कितनी देनी है वो भी हर डीलिमिटेशन कमीशन में चेंज करते थे। लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल हो, इसलिए हमने नंबर ऑफ सीट्स तो फ्रीज कर दी कि हर स्टेट को जितनी सीटें मिल रखी हैं 1971 के सेंसस के हिसाब से वही मिलेंगी। अब इन सीटों में भी समझ लो पंजाब के पास 13 सीटें हैं लोकसभा की। अब 13 कौन सी 13, ये हम हर बार डिवाइड करते हैं, ये 13 हम दे रहे हैं। ये बाउंड्रीज जो हैं, ये बाउंड्रीज के इसको हम बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। ये हमने कौन से सेंसस के हिसाब से कर रखा है, 2001 के सेंसस के हिसाब से। नंबर ऑफ सीट्स फ्रोजन अकॉर्डिंग टू 1971, लेकिन उनकी जो बाउंड्रीज की ऑल्टरेशन है वो हमने कर रखी है 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। हमने 2011 का जो लेटेस्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया है, ये हमने फ्रीज कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। डी लिमिटेशन कमीशन जो है ये आपको करना है हर सेंसस के बाद। पार्लियामेंट जो है डी लिमिटेशन एक्ट लेके आता है और डी लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है फिर डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है और बाउंड्रीज जो है वो फाइनलाइज करता था, ठीक है। किसी को इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो आप बताइए मेरे को, फिर हम थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं आगे। अभी इसमें नया क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो हम डीलिमिटेशन कर रहे हैं वो हम 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप पूछिए। करंट अफेयर के पीडीएफ कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से नहीं पढ़ने हैं, ये आप बाद में प्लीज, अभी आप मेरे को सिर्फ वही पूछिए जो मतलब इससे रिलेटेड है। ओल्ड करंट अफेयर यू कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएंगे। विजय क्या डाउट है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ये पूछना चाहना कि जरा ए वाला डीलिमिटेशन कमीशन है, इट इज ऑटोनोमस बॉडी का आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, हर बारी सेंसस आता है उसके बाद डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट पास करता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग फिर डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है। लेकिन जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बॉडी है, उसने जो डिसाइड कर दिया उस डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें जो हमारे रिटायर्ड जजेस होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ओके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
चलो अब आप ना इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग जो है आप थोड़ा सा लिख लीजिए। चलो लिखिए थोड़ा सा। द डीलिमिटेशन कमीशन, द डीलिमिटेशन कमीशन इज अ कमीशन। अपने एक तो सबने स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड आपकी। अभी हर चीज लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो विद द सेम पेन जिससे आप पेपर लिखने वाले हो मेंस का। आपको मतलब जो चीज अचीव करनी है तो यू हैव टू विजुअलाइज इट। आप यू हैव टू विजुअलाइज कि आप मेंस लिख रहे हो, मेंस में चाहिए स्पीड बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन इज अ कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखने की बजाय GOI लिख लो, जब मैं क्लास में लिखवा रही हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। The Delimitation Commission is a commission established by the Government of India under the provision of the Delimitation Commission Act. The main task of the commission is redrawing the boundaries of the various. The main task of the commission is redrawing the boundaries of the various assembly and Lok Sabha constituency. Redrawing the boundaries of the various assemblies and Lok Sabha constituencies based on a recent census. किसके बेसिस पे होता है? Based on a recent census. अब आपको पता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वो तो हमने फ्रीज कर रखी है कि किस, एक तो टोटल सीट्स तो जितनी लोकसभा में है वो तो उतनी है, वो तो हम नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन किस स्टेट को कितनी लोकसभा की सीट्स मिलेंगी वो भी हमने फ्रीज कर रखी है 1971 के। यूपी के पास जितनी सीटें लोकसभा की उतनी ही है, उतनी ही राज्यसभा की है। 1971 के बाद से चेंज हमने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने का इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करना है हमने किसी भी स्टेट को, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का इंसेंटिव देना है हमने स्टेट्स को। तो हमने 1971 के हिसाब से चेंज कर रखा है। लेकिन जो सीट्स हम SCs और STs के लिए रिजर्व करते हैं वो हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। एक स्टेट को SCs और STs के लिए कितने रिजर्व्ड हैं वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हम चेंज कर देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है वो उतनी ही है और किस स्टेट को कितनी मिलेगी वो भी हमने कर रखा है फ्रीज। The present delimitation of constituencies, the present delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census. The present delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census under the provisions of the Delimitation Act 2002. Under the provisions of Delimitation Act 2002, full stop. The commission's orders, the commission's apostrophe S लगाना है, orders cannot be challenged in any court of law. The commission's orders cannot be challenged in any court of law. The Constitution of India, was specifically amended in 2002. The Constitution of India was specifically amended in 2002 not to have delimitation of constituencies
The Constitution of India was specifically amended in 2002 not to have delimitation of constituencies till the first census after 2026. The Constitution of India was specifically amended in 2002 not to have any delimitation of constituencies till the first census after 2026. तो 2026 के बाद जब जो भी सेंसस होगा उसके हिसाब से देखेंगे जो है डिलिमिटेशन कमीशन में उनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली जो है हमने बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड कर रखी हैं. The number of Lok Sabha seats, the number of Lok Sabha seats that each state has, the number of Lok Sabha seats that each state has remained unaltered. The number of Lok Sabha seats that each state has remained unaltered since 1971 census has remained unaltered since 1971 census and may only be changed after 2026. ब्रैकेट में लिख लो 84th amendment to the constitution. 84th amendment to the constitution. समझ आ गया आपको कि मतलब ये इंडिया है. ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. इंडिया है, इंडिया में ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है. ठीक है, सेंसस आया, इसको हमने 5 सीटें दे दी, इसको हमने 10 सीटें दे दी, इसको हमने 4 सीट दे दी, इसको 3 दे दी, इसको हमने 11 सीटें दे दी. ये इसको 5, इसको 10, 11, 3, 4 क्यों मिली है? लोकसभा की सीटें क्यों मिली है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली कि हर सीट में जो पॉपुलेशन प्रेजेंटेड है वो इक्वल हो. तो ये किस स्टेट को कितनी सीटें मिलनी है ये 1971 के सेंसस के हिसाब से हमने फ्रीज कर दिया. नहीं तो ये कहेगा मेरे पास तो सीटें कम हैं तो मैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करवाता हूँ, तो फिर उससे क्या होगा, मेरे को ज्यादा सीटें मिल जाएगी. तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का इंसेंटिव मिलना चाहिए, इसलिए हमने 1971 में फ्रीज कर दिया. अब ये 11 सीटें हैं, ये एक स्टेट को मिल रखी हैं. ये 11 कैसे डिवाइड होनी है ये हमने 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमने बाउंड्रीज डिसाइड कर रखी हैं. लेकिन अभी जो JNK के अंदर डिलिमिटेशन होगी ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा. तो ये एक्सेप्शन है. ठीक है, अभी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. हाँ जी, ये जो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है ना, इसमें कुछ खास हो नहीं रहा है. UN का हम कवर करेंगे, अब इसके 75 इयर्स पूरे हो जाएंगे तब हम पूरा UN उतना डिटेल में करना है. वर्चुअल मीटिंग्स के अंदर कुछ खास हो नहीं रहा है. मोदी जी जो एड्रेस कर रहे हैं ये सब चल रहा है ना. किसी और को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं. ठीक है, नहीं तो फिर अभी जिन लोगों को जॉब्स वगैरह पे जाना है तो दे कैन लीव. अगर आप सिर्फ ट्रिब्यून पढ़ रहे हो तो पूरा ट्रिब्यून पढ़ो. अगर आप ट्रिब्यून द हिंदू दोनों पढ़ रहे हो, ट्रिब्यून इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ रहे हो, तो ट्रिब्यून में से पंजाब वाला पार्ट पढ़ लो, बाकी आप दूसरे न्यूज़पेपर से पढ़ लो. मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करूंगी आपने वही पढ़ना है. उसके अलावा जो है आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहते हो ठीक है, जिनको लगता है कि उन्हें ज्यादा पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं. विजय कुमार क्या डाउट है आपका? अनम्यूट कर लो. हाँ जी, मैं ये ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ SC ST ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਂਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ SC ST ਦੀ कितनी पॉपुलेशन है? हाँ कि एक एरिया जिसके अंदर ज्यादा पॉपुलेशन है फिर उसको सीट उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है, SCs या STs के लिए. ठीक है, ओके.
गुरतेज, आपका क्या डाउट है? हेलो मैम। हेलो हेलो, हाँ जी। मैम, जो ये इंटरस्टेट बाउंड्रीज होती हैं, लोकसभा सीट जो एक साथ हैं, एडजेसेंट हैं, उनमें ये इशू होता है कोई डिलिमिटेशन वाला? स्टेट बाउंड्रीज में क्या पूछ रहे हैं आप? इंटरस्टेट जो बाउंड्रीज एडजेसेंट होती हैं, जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी होती हैं, इनमें कोई अगर इशू होता है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये इसको एड्रेस करता है या नहीं करता? बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो होते हैं स्टेट के आपस में? नो मैम, लोकसभा में एक ऐसा होता है कि जैसे कि बाउंड्रीज जो एडजेसेंट हैं इंटरस्टेट, जहाँ एक दो कॉन्स्टिट्यूंसीज मर्ज करी हैं, जहाँ पे बाउंड्री कॉमन है, तो वहाँ पे कोई ऐसा इशू तो नहीं होगा कि भाई इनका स्टेट रिप्रेजेंटेशन होगा वैसे उनके पॉपुलेशन के ऊपर, या दोनों ये बिल्कुल ही वो इंडिपेंडेंट हैं? सर एक्चुअली ना मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो क्या या तो आप रीफ्रेम करो या आप मेरे को टाइप करके पूछ लो। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ओके मैम, आई विल टाइप इट। ओके, या फिर आप लोग जिसको क्लास के बाद डाउट होता है तो प्लीज आप मेरे को मेल कर दिया करो, ठीक है? आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप जो है मुझे मेल करके पूछ लें। ओके मैम। ओके, अच्छा, किसी और को अभी YouTube पे नहीं है, पोर्टल पे है पुराने वाला लेक्चर, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण जो लास्ट लेक्चर है हमने YouTube पे नहीं अपलोड किया था, हमने वो पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है, तो पोर्टल पे ही आई थिंक आपको वो मिल जाएगा। ध्रुवदीप, आपका क्या डाउट है? मैम जिमें डिलिमिटेशन एक्ट है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਡਰਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਡਰਾਅ भी कर सकते हैं? नहीं, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने बोल दिया बस इट स्टैंड्स। ओके एक बार कमीशन बैठ गया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इतनी बाउंड्री है और इस ये रिप्रेजेंट कर रही है इस लोकसभा सीट को, इस स्टेट असेंबली की सीट को, वो वही रहता है। उसकी जो रिपोर्ट है इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, जो कमीशन ने बोल दिया वो फाइनल है। मैम इटसेल्फ तो कर सकता है जी चेंज? क्या कर सकते हो? मतलब खुद तो चेंज कर सकता मैडम बाउंड्री? they don't change this, मतलब ये कोई they don't change it, it is one final report। ओके अगर मैम। उनके आपस में उनको किसी चीज को लेके मतभेद है कमीशन में आपस में, तो फिर मेजॉरिटी ने जो बोल दिया कमीशन में that stands। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। अगर इसके बाद अगर किसी को डाउट है तो we'll continue with it।